प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के इस लेक्चर में क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं इस लेक्चर में और टाइप को समझेंगे। हम आज रियल मैट्रिक्स के टाइप को समझेंगे, जिनके एलिमेंट्स रियल्स होते हैं उनको समझेंगे। तो टोटली हम 21-22 मैट्रिक्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल्स में आप लेक्चर्स को समझिएगा। उसको समझ जब आप टोटल समझ लेंगे तो सभी मैट्रिक्स के बारे में आपकी एक मेन फोकस ऑफ स्टडी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि अगर हम जनरल लाइफ में समझें कि जनरल लाइफ में हमारा मैट्रिक्स का क्या यूज होता है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहाँ पर लाइब्रेरी आपके पास होती है। अगर लाइब्रेरी है तो उसमें बुक्स भी होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, कोई भी एक बुक आपकी अवेलेबल होगी। अगर बुक अवेलेबल है, अगर हम सब मिक्स कर दें तो जो लाइब्रेरियन होगा उसको खोजने में, ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब वो क्या करता है, लाइब्रेरियन हमारा क्या करता है कि बुक को क्या अरेंजमेंट करता है, कैसे कर देता है, कह देगा कि पहली लाइन में मैथ्स की बुक रख दी, दूसरी लाइन में आपको केमिस्ट्री की रख दी, तीसरी लाइन में हिस्ट्री रख दी, चौथी में फिजिक्स रख दिया। एक तो लाइन्स हो गए। अब लाइन दो प्रकार की होती है। लाइन कैसी दो हो सकती है? दो, एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है और एक वर्टिकल हो सकती है। ठीक है, अब किस तरह के लाइन में अरेंजमेंट है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे करता है या वर्टिकल लाइंस में करता है, वो विवेक पे डिपेंड करता है। क्लासरूम में चले जाइए, आपके बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में हो सकते हैं जो अरेंजमेंट आप करते हैं। तो अब यहाँ पे मुद्दा है कि इन सब का रिलेशंस क्या है। ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका यूज होता है मैट्रिक्स का, बट इन सब का मैट्रिक्स से क्या संबंध है? देखिए, जैसे लाइब्रेरी में हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। बुक का क्या करते हैं हम, अरेंजमेंट करते हैं। सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे हैं, वहां पे उसकी कीमत से हमको कोई, अरेंजमेंट की कोई भी कीमत नहीं होती। उसी तरह जो मैट्रिक्स होता है ना बेटा, मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली अरेंजमेंट होता है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या होता है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट होता है और कुछ भी नहीं होता। अब अरेंजमेंट कैसा होता है उसके बारे में आपको जरूर समझना होगा कि अरेंजमेंट इसका कैसा होता है। अरेंजमेंट या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब देखिए, अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रो। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैट्रिक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हमारा हो गया कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, ओवरव्यू हमने समझ लिया। अब देखिए, इसका अरेंजमेंट हमको करना है, कहाँ पे करना है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम अगर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट करें तो कहाँ पे करें। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है या तो स्क्वायर बॉक्स में हो सकता है। दो तरह के टाइप्स ऑफ इसमें हमको स्टडी करनी है। या तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर सकते हैं या तो स्क्वायर बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए नंबरों का अरेंजमेंट करते हैं, सपोज इस तरह से। अगर कोई नंबरों का ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कि 2 4 6, यहाँ पे लिखा 1 2 3, इस तरह से, और ये बॉक्स हो गया, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। ठीक है, तो नंबरों का अरेंजमेंट कहाँ होगा, या तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स में मतलब लेंथ जो विड्थ है उसकी अलग अलग होगी। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। जो बीच से बॉक्स बनाते हैं उस वाले पार्ट को हम कट कर देंगे तो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है, इस तरह का हो सकता है आपका। ठीक, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, सिंपल आप समझिए, हम बहुत ज्यादा बेसिक से समझ रहे हैं इसको। इस वाले पार्ट को अगर इस तरह से हटा दें, इस द नंबरों का अरेंजमेंट जो होगा, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा बन जाएगा। तो दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हो सकता है या एक स्क्वायर बॉक्स में हो सकता है। स्क्वायर बॉक्स का क्या मतलब होता है कि सभी जितने नंबर ऑफ पंक्तियां होंगी या नंबर ऑफ रो होंगे या नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है उतने नंबर ऑफ वर्टिकल्स लाइन भी होनी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, वर्टिकल्स लाइन हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, समझिए। वर्टिकल लाइन हमारे पास है 1 2 3, तीन वर्टिकल्स लाइन है, कितनी है, 3 है। और हॉरिजॉन्टल जो है हम कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हमारे पास, 2 है। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। ये कैसा है, रेक्ट एंगुलर। ठीक, अब मान लीजिए हम अगर इस तरह से लिखते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, 2 4 5 6,
अब देखिए इस वाले में हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम, स्क्वायर कहते हैं। मतलब दो तरह के मैट्रिक्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। हम अभी डेफिनेशन पे पहुंचे नहीं है, डेफिनेशन क्या होगा उस पर हम बाद में बात डिस्कस करेंगे। बट अब हमको पहले तो ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या, जस्ट ए अरेंजमेंट। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर कि मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती नहीं है, ये जस्ट ए अरेंजमेंट है। किसका है, नंबरों का। किसका होता है अरेंजमेंट, नंबरों के समूह का होता है। ठीक है, कोई नंबरों का समूह होगा जिसका हम अरेंजमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, दो तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, और भी कोई नहीं हो सकता। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट दो ही प्रकार से होता है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होगा। पहला कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया मोटा मोटा आपका कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज जस्ट ओनली अरेंजमेंट। ठीक है, अब आप इसके बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। अब इसके बारे में हम समझ लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रो। यहाँ पे हम समझना है कि जो रो एंड कॉलम्स की डेफिनेशंस क्या होगी, फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पे आएंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पहला हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई R1, R2, R3। जैसे जितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। ठीक, तो अगर हम जैसे ऊपर वाले इस मैट्रिक्स की बात करें, मान लीजिए इस वाले कंसेप्ट की बात करें, तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कौन कौन से हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, ये है R1 और ये है क्या स्टूडेंट, R2। टू हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल है। और ये जो हमने ऊपर लिखा इसमें भी हमारे पास टू हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, इस तरह से जो ये वाली चल रहा है, और ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक, यहाँ पर भी इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दूसरा वर्टिकल्स, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक, वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो कॉलम कहते हैं तो इसको हम जनरली डिनोट करते हैं C1 कैपिटल लेटर अल्फा, C2, C3, C4 जैसी डिमांड्स होगी। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक है और ये दो है, मतलब यहाँ पे एक C1 हो गया और ये C2 हो गया। और यहाँ पे देखिए C1, C2, C3। दो पॉइंट समझ में आ गए आपको कि मैट्रिक्स का अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया कि जस्ट मैट्रिक्स क्या है, जस्ट ओनली अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में या तो स्क्वायर बॉक्स में होता है। बेसिक फंडामेंटल इतना समझ में आया आपको। जब हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उसको हम रो कहते हैं, और वर्टिकल्स लाइन जो उसकी होती है हमको कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, अभी हम डेफिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे फोकस कर रहे हैं। देखिए अगर इनके ऑर्डर की बात हम करेंगे, जैसे देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो देखिए नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान रखें, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं इस तरह से लिखूं 2 3 4 5 लिख दिया, -1 3 7 8 एंड 2 6 9 3, इस तरह से लिख दिया। ठीक, स्टूडेंट एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट है सिंपल। बेसिक अभी डेफिनेशन पे हम पहुंचे नहीं है, अभी हम सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन एक भूमिका बना रहे हैं। तो देखिए जैसे नंबर ऑफ रो कितने हैं, दिस इज 1, सिंपल, ये आपका 1 2 3, मतलब कितने हुए, पहले क्या है नंबर ऑफ रो, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 इनटू, अब नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, मतलब C1 C2 C3 C4, 3 इंटू 4। इट मीन्स अगर
कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ रो फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स। इस ऑर्डर को चेंज आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रो इनटू कॉलम्स भी ही होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन समझ ली मैट्रिक्स की। अब इसके बारे में हमको समझना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैथमेटिकल रूल्स में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमको जैसे ही हम इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो होता है कि द सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ध्यान से, नंबर अरेंज्ड, ठीक है, द सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ rectangular एरे, ठीक है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, जो बॉक्स बताया था ना वही, वो बॉक्स ही रेक्टेंगुलर है। अरेंज द इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रो, ठीक है, एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। इट मीन्स सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। मतलब एक नंबरों का ऐसा समूह आपको लिख देना है कि उसको आपको इस तरह से अरेंज कर देना है जिसमें कि एम रो हो और एन कॉलम्स हो, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक फंडामेंटल। सेट ऑफ एम एन नंबर, एम एन नंबर्स मतलब समूह, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके, किसके, जो दिया रहेगा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल आ गया कि सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ठीक है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, सब कुछ इसी डेफिनेशन में लिखा हुआ, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये जो बॉक्स हमने ऊपर बनाया जैसे, उसी को हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। और हैविंग एम रो एन एन कॉलम्स, देन यू कैन गॉट इट, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स ए बी सी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी सी, अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। समझिए, कैपिटल लेटर्स में अरेंजमेंट होगा किसी भी मैट्रिक्स का। इस तरह से ए है मान लीजिए, इसमें कह रहा है इस तरह से आपको बनाना है नंबर, और यहाँ पे आपके क्या बात है, एम क्रॉस एन, कह रहा है कि एम रो एन एन कॉलम्स में आपका अरेंजमेंट कर देना है इस मैट्रिक्स के इनसाइड वाला वर्क, ठीक। अब बड़ा मुद्दा यह है कि मैट्रिक्स जो हम लिख तो रहे हैं, लेकिन अब इसको एक बेसिक फंडामेंटल में कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, समझिए। पहला, इस मैट्रिक्स का जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो कुछ बचा हुआ है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कहा, तो ये जो 2 3 4 5 6 1 3 7 8 2 6 9 3, ये सब क्या है, एलिमेंट है। किसके, मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4 जा 12, इसमें काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब अगर रो और कॉलम्स का मल्टीपल हम कर दें तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ये आपका फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसी तरह एक बेसिक कंसेप्ट हमारा बनाना होगा कि मैट्रिक्स का जो है वो क्या हो रहा है। अब जैसे रो वाले फॉर्मेट्स में है, तो इसके अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए आई जे समथिंग इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को करेगा बेटा, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स, ठीक।
अब इसको ओपन करके देखना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा और पैटर्न को फॉलो करके समझना पड़ेगा कि वर्कआउट्स क्या मिलता है। जैसे फॉर ए इज इक्वल टू, देखिए पहला अगर हम कहें A11 ठीक, रो, ये रो लिखा है तो रो तो पहले रो के लिए हर जगह कहीं भी नहीं बदलेगा। जैसे देखिए ये है, इसमें यहां से यहां तक हम कहीं भी चले जाएं, इस रूट में यहां से यहां तक कहीं भी चले जाएं, रो तो नहीं चलेगा, पहला ही रो रहेगा। लेकिन बदल क्या रहे हैं, कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम इस चेंजेस। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, रो तो चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो A11 होगा, इधर फिर क्या आएगा A12, क्यों, क्योंकि J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो मतलब J चेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर क्या जाएगा, A13 आ जाएगा, डॉट डॉट करके जाएंगे, कहां तक जाएंगे, A1N तक चले जाएंगे। ओके क्लियर। अब दूसरे में आते हैं, तो जैसे दूसरे रो की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, A21 तो होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, A22 आएगा, फिर A23 आ जाएगा, डॉट डॉट करके A2N आएगा, क्योंकि रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। इसी तरह अगर हम डॉट डॉट करके चले जाएं, AMN तक जाएं, क्योंकि M रो है तो M1 तक जाएंगे, M1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM2 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर फिर AM3 हो जाएगा, डॉट डॉट करके चले जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, AMN। ठीक है, और दैट इज द इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर हो गया M क्रॉस। ठीक, तो अब ये दिखा दिया कि जो मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन वाला फंडामेंटल कंसेप्ट था, मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर लिया। अब A11 की मीनिंग क्या है, बेसिक जो हम समझ रहे हैं कि A11 की मीनिंग क्या होगी, A12 की मीनिंग क्या होगी, A13 की मीनिंग क्या होगी, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम A11 की मीनिंग कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, या फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको मैं कैसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, इसको आप इस तरह से लिखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1 3 की बात करें, तो 1 2 3, 1 3 कहां पर है, यहां पर है, मतलब थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो ये डिफाइन करने का तरीका है स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको समझना है तो हम कैसे समझेंगे। तो आई थिंक आप बेसिक इसको समझ रहे हैं, हम मैट्रिक्स के फंडामेंटल को अभी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया A32 या A23 लिख लिया, इसका क्या मतलब हुआ, 2 3, व्हाट इज 2 3, देखिए 1 2 1 2 2 2 3 यहाँ पर है। ठीक, मतलब क्या, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, या थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो कह सकते हो, या फिर आप सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम कह सकते हैं, जिस तरह से आपको कहना हो उस तरह से कर लीजिए। तो थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। ठीक, और आप इसको कह सकते हो सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अगर हमको कोई वैल्यूज लिखनी है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है,
इस तरह से वर्कआउट्स है 2 4 6 -1 3 2 5 6 7, इस तरह से हमारे ऑर्डर है। इसका 1 2 3 3 मतलब ये 3x3 का ऑर्डर है। अब आपसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया 1 3 की वैल्यू, 3 2 की वैल्यू, 3 3 की वैल्यूज, इस तरह के अगर एलिमेंट्स से पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A13 क्या है, 32 क्या है, 33 क्या है, व्हाट इज दिस। तो अब आपको क्या समझना है, 13 का मतलब क्या समझना है आपको, मीनिंग क्या है 13 का स्टूडेंट ये समझो आप। 13 की मीनिंग ये है कि फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, जो पहला वाला हो वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आईजे वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को समझिए कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स क्या होगा स्टूडेंट, ये रहा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13, मतलब यहाँ पे 6 3 2, मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट्स। थर्ड रो हमारे पास क्या है, ये आपका फर्स्ट है R1, ये क्या आपका R2 सेकंड, ये क्या आपका R3 सेकंड। तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पर भी 6 है, तो दैट वैल्यू इज 6 आ गया। C3 क्या है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मतलब 7, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम पहचानना सीखेंगे स्टूडेंट जब मैट्रिक्स की कहानी समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक मैट्रिक्स का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, हम ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, जस्ट ए अरेंजमेंट है बेटा, क्या होता है, जस्ट ए अरेंजमेंट, ठीक है। आगे नंबर ऑफ दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल बॉक्स में हो सकता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हो गया कि आयत के जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होगा। और अगर स्क्वायर बॉक्स में करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो बराबर होंगे, मतलब आपकी वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या जो होगी वो हमेशा इक्वल्स होगी, ठीक है। जो उनके अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने बता दिया आपको कैसे करना है, वो भी समझ लिए। तो एक मोटा मोटा हमने मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जस्ट अरेंजमेंट्स, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, जस्ट अरेंजमेंट है, इट हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रख लिए, गार्ड बांध लीजिए। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्मेट में हमेशा आपको लिखना है, किसके, इसके ऑर्डर के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम अगले टाइप पे बढ़ रहे हैं कि अब अगर कोई मैट्रिक्स दिया है स्टूडेंट तो हमको कुछ इसमें चीजें पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एक्चुअल में इसमें हमको पहचानना होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में हम इस पॉइंट को समझेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है आगे। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान क्या होती है स्टूडेंट, ये होता है A I सिंपल, ठीक है, जहां पर I बराबर J होता है, जिसमें I इक्वल टू J होता है। इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि A11, A22, A33, A44 और इसी तरह अगर हम चले जाएं ANN, मतलब अगर ऐसा कोई एलिमेंट्स है A11, A22, A33, A44, तो इस सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। दो तरह के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, एक मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स को लिखना स्टार्ट करूं, एक सपोज मैंने लिख लिया, एक मैट्रिक्स लिखा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर A11, A12 और ये A13 और नाउ दिस इज 21, 22, 23 और दिस इज 31, 32 और 33, ओके, दैट इज क्लियर। अब देखिए
अगर ये हम कहें कि इसका 3x3 है, तो अब अगर हम इसको कहें स्टूडेंट कि व्हाट इज दिस, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए दिस इज द, जो रेड मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं हम? मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो A11, A22, A33 आगे ये बहुत यूज होने वाला है इस पॉइंट को कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी के जो रिमेनिंग बच गए जो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अलग पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा हमको मेन डायगोनल एलिमेंट्स से मीनिंग्स यहाँ पे समझनी है। ओके, चलिए आते हैं अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। हम डायगोनल एलिमेंट्स को समझ गए, अब हम समझेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इतने सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, टोटल 21 टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हमको डिस्कशन करना है। उसके बाद फिर हम बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे हर एक मैट्रिक्स के बारे में वन बाय वन, ठीक है। टोटल हमने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट, देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिटरी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो टोटल 21 टाइप के मैट्रिक्स पर हम टोटल यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको सबसे पहले चीज़ों को पॉइंट को समझना है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में, इसमें ज़्यादा हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करें यहाँ पर सिंपल, तो कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसमें एम एन रो और कॉलम्स इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम बट एम इज नॉट इक्वल टू एन। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स को आपको लिखना है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नहीं हो। मतलब हम अब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो is not equal to number of, ठीक। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफाइन करना है जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर नहीं होगी। जैसे जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 4 6। तो अब देखिए इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया। वर्टिकल लाइंस कितनी बेटा, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3 हो गया। तो 2 नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 3 मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो अगर ऐसी कहानी आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको कह सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स हो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे रो कितना 2, कॉलम्स कितने हैं 3 है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम मान लीजिए एक और ले लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 4 10 0, कुछ भी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 2 3, मतलब जैसे R1 R2 R3। और यहां पर बेटा कितने हैं C1 C2 C3 C4, मतलब कितने हो गए 3 क्रॉस 4। तो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो की संख्या कितनी है 3 है और कॉलम्स कितने हमारे पास 4 है। सो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक। तो इस तरह से आप समझ पाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एनी मैट्रिक्स, ठीक है, एनी मैट्रिक्स सेट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ हैव नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए, उस केस में हम इसको कहेंगे। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमको समझना है कि स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। वर्गाकार जो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल्स हो जाए तो हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके टाइप के बारे में डिस्कशन करते जा रहा हूँ। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स कहने का सेंस है कि नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो जाए कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो आप मैट्रिक्स को कह सकते हो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इट मीन्स कहते कि अगर ए इक्वल टू हमारे पास ए आई जे है, कोई मैट्रिक्स है, और इसके ऑर्डर हो जाएंगे n क्रॉस, ठीक, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू अगर हम लिखें 2102, ठीक, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, अनदर कोई मैट्रिक्स हमने राइट अप कर ली, मान लीजिए 3 2 1 4 5 6 0 1 2, दैट इज इंपॉर्टेंट, 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम्स। तो अगर इस तरह की मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हो रही है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिलना चाहिए, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कंसेप्ट है। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशंस में अलग अलग है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, बट स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है वो। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती, बट स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं अगले जो मैट्रिक्स हमने हमारे पास है उसकी बात करते हैं। अगला मैट्रिक्स हमने क्या लिखा हुआ है, रो एंड कॉलम्स मैट्रिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को हम यहाँ से अभी कॉपी कर लेते हैं और आते हैं, हम टोटल 21 मैट्रिक्स है, सब पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रो और कॉलम्स मैट्रिक्स जो हमारे पास है, तो इसकी बात फर्स्ट हम करते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए द बेसिक क्या है रो मैट्रिक्स का समझना है। रो से आपको समझ में आना चाहिए कि यदि कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इट हैव 1 कॉलम्स, क्या 1 कॉलम 1 रो होना चाहिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैव 1 रो एंड मेनी कॉलम्स। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गया कि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब कहोगे स्टूडेंट आप? जब उसमें एक रो हो और एक से ज्यादा आपके क्या हो, कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, दैट इज द क्लियर कंसेप्ट आ गया कि रो मैट्रिक्स इसको कहेंगे। मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इट हैव 1 रो, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। ठीक, इसी तरह अगर हम कोई मैट्रिक्स लिखें ए आई जे, ठीक, और ये मैट्रिक्स ए है और इसकी वह 1 क्रॉस एन हो जाए, ठीक, इट मीन्स 1 रो, ठीक है, 1 रो होना चाहिए और मेनी कॉलम्स हो जाएं, सो उस केसेस में हम कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स के लिए कहानी कंसेप्ट क्या होना चाहिए, 1 रो ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 4, अगर ऐसे लिखा तो देखिए 1 हो गया,
इनटू कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 1 क्रॉस 5। ठीक, तो रो मैट्रिक्स की कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आइए कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। मैं डेफिनेशंस यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डेफिनेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं, तो डेफिनेशंस के बारे में हमको डिस्कशन लिखना नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स का क्या है, जस्ट वर्कआउट यहाँ पे भी वही रहेगा, बट अब रो वाली कहानी नहीं रहेगी यहाँ पर, यहाँ कॉलम्स वाली। कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इट इफ इट हैव्स वन कॉलम्स मेनी रो। मतलब वर्टिकल्स लाइन एक बनेगी जिस पर कि हम वर्कआउट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर्स में हमारे हैं, तो दैट इज द, अगर सपोज मैट्रिक्स ए आई जे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n क्रॉस 1। इट मीन्स a इज इक्वल टू इस तरह से 1 2 3, तो क्या होगा 3 क्रॉस 1 हो गया। ठीक है, अनदर कोई मैट्रिक्स लिख लिया हमने इस तरह से 1 2 -1 4, इस तरह से लिखा, तो देखिए नंबर ऑफ रो कितने हो गए 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1। मतलब 1 कॉलम्स हमेशा होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशंस हमको फुलफिल हो रही है तो हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात कि रो मैट्रिक्स क्या, कॉलम मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, इन सब के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान में आप हमेशा रखिएगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गए, रो मैट्रिक्स समझ लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स समझा, ऑर्डर मैट्रिक्स समझ लिया। अब आते हैं अगला, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होता है। ये सभी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन होती है, तो रूल्स क्या कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिट, ठीक है, मैट्रिक्स और यूनिक मैट्रिक्स if diagonal element is 1 and other element of matrix, ठीक है, और 0। ठीक, कहने का सेंस ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब, देखिए अगर A इक्वल टू ए आई जे है और यहाँ पे क्या है n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स पहला होना चाहिए। ठीक, तो कह रहा है कि ए आई आई इक्वल टू 1 होना चाहिए और ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो ही कंडीशंस है, अगर बराबर है तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें स्टूडेंट देखिए 1 0 0, किसी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की। एक अनदर एग्जाम्पल लिया अगर हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम कहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 क्रॉस 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। यूनिटेड डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 A22 A33 A44, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये होने चाहिए। तो अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखने में मिस्टेक्स हो सकता है बट आप इसकी परमानेंटली वर्कआउट को समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर zeros। जो भी अदर एलिमेंट्स होंगे डायगोनल को छोड़ करके, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट इज 0। सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला आता है 6 नंबर जो हमारे पास है, हम कहते हैं नल मैट्रिक्स क्या होती है या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
अब नल से क्या संबंध है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नल मैट्रिक्स से हमारा संबंध ही क्या है, सिंपल सा। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, इट्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल। सभी एलिमेंट्स, कोई भी एक मैट्रिक्स हो, इसके ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, जीरो 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 जीरो। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई डजंट मैटर, जीरो 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 जीरो, इस तरह से हो सकता है। ठीक, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम उसको कहेंगे नल मैट्रिक्स है। बहुत ये आसान सा कंसेप्ट है, ऑल एलिमेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, all elements of matrix are zero, ठीक, is called null matrix। तो नल मैट्रिक्स की कहानी हमको समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं, अगला जो हमने लिया है, क्या लिया है हमने यहाँ पे, अब अगली मैट्रिक्स है डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हमको समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, यह हो गया 7 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स को समझना है आपको। पहली कहानी, स्क्वायर होनी चाहिए, मैट्रिक्स का टाइप क्या हो। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if diagonal matrix if only present diagonal elements। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ठीक, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो जीरो होंगे। ठीक है, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे वो जीरो होंगे। इट मीन सेंस, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा, तो देखिए 3 0 0 2 लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, स्क्वायर भी है, 2 क्रॉस 2 है, तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिक समझ में आ गई बात को, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए। से एग्जांपल और लिखा हमने यहाँ पर 2 0 0 0 4 0 0 0 3, दिस इज 3 क्रॉस 3, तो देखिए 3 क्रॉस 3 भी है, और इस पे क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं। ये क्या है, आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी के सब क्या है, जीरो है। डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी के सब जीरो है। ठीक है, स्केलर आपका आ गया 8वां नंबर जो है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो बट उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर हम कहें कि ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा जब ए आई इक्वल टू के। ठीक, और ए आई जे अनदर जो एलिमेंट्स है, ए आई जे इक्वल टू क्या होंगे, जीरो। स्केलर के क्या है, कोई रियल नंबर्स है। इट मीन्स सेंस ये हुआ कि अगर हम इस तरह से कहें इसको मैट्रिक्स से, जैसे यहाँ लिख दिया 2 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, दिस इज 2 क्रॉस 2। ठीक, इस
तरह से हो सकता है आपका, ए हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे के लिखा, 0 0 लिख लिया, 0 के 0 0 0 के, इस तरह से 3x3। या फिर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म लिख सकते हैं आप, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक, ये हो गया, दिस इज द 3x3। ठीक, मान लीजिए एक और लिखते हैं मैट्रिक्स से, सिंपल। अब ध्यान से समझिएगा, 3 0 0 0 लिख लिया, 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, समझो दिस इज द 4x4। बट अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2 लिखा है हमने, तो क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है? पहला कंडीशन आपको समझना होगा नियम को। नियम आपका ये कहता है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के जो मेन डायगोनल हैं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, मतलब ये सभी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए सभी बराबर होने चाहिए। तो ये जो है ना, ये बराबर नहीं है, मतलब ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स में सभी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक है, बट इसके डायगोनल में ऐसा नहीं होता, डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए स्केलर में, लेकिन एलिमेंट तो हो, साथ साथ में सभी इक्वल्स होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले मैट्रिक्स के टाइप पर। 8 हो गया, अब हमारे पास क्या है, 9 एंड 10 में क्या लिखा है हमने, यहाँ से देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द मोस्ट एंड ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अपर 9 नंबर्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमको समझना है। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक, इसका एन क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कहानी कैसी होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर हो। अब यहां पर ए आई जे इक्वल टू 0 होगा व्हेन, ध्यान रखिएगा, व्हेन, जब आई, ठीक, आई की वैल्यू जो होगी आपका ग्रेटर देन जे हो जाएगा। आई की वैल्यू जब हो जाएगी ग्रेटर देन जे है, उस केसेस में इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हम अगर लिखें A11 A12 A13, ठीक लिखा, यहां पर A21। अब इस समझिए, इस मैट्रिक्स को अगर हम कहते हैं, इस वाले कंसेप्ट पे जाएंगे स्टूडेंट, तो A21 मतलब 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 0। फिर अगला हमारा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, A22, तो A22 रहेगा क्योंकि आई बराबर जे है, यहाँ ग्रेटर देन के लिए सिर्फ है, और यहाँ पे क्या होगा, A23। अब अगला एलिमेंट्स आएगा हमारे पास A31, तो यहाँ पर क्या है, 3 ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसकी वैल्यूज अगर हम कहें तो A31 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर A32 की बात करें तो यहाँ पर बराबर में 3 ग्रेटर देन 2 आएगा, मतलब हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0, इसके प्लेस पर 0, और फिर A33। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म 3x3। ठीक है, इस फंडामेंटल पॉइंट्स को आपको समझना है कि अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाले डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, आपके 0 होंगे। इसी को तो कहते हैं हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट्स है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके जो बिलो एलिमेंट्स है वो क्या है, सब
डिफाइन एज या डिनोटेड बाय a पावर ऑफ t इंटू a पावर ऑफ दिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करने के लिए कहूँ, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लीजिए 3x3 की है, A11 A12 A13 और यहाँ पे 21 और 22 और फिर A23 एंड नाउ दिस इज 31 और 32 और 33। ओके, ध्यान से समझिए। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट, तो हमको निकालना है A ट्रांसपोज ऑफ T या A डैश, आप जैसे भी कर सकते हो। ये आपका R1 है, R2 है। हमको क्या करना है, फर्स्ट रो जो है ना उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। मतलब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। मतलब A11 A12 A13 लिख देना है बस। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिख देना है, 21 22 23। अभी थर्ड का 31 32 निकल गया। दैट इज द ट्रांसपोज। समझ में आ गई बात आपको? रो के एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम के एलिमेंट्स को रो में बदल देना, कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख देना है। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, ये था, अब ऐसे आ गया A11 A21 A31 यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो जिस तरह से आप चाहोगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 0 2 3 4 5 -2 4 -5 इस तरह से है। हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ दिस। 3x3 है तो ट्रांसपोज ऑफ दिस निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। रो जो है दिस इज R1 दिस इज R2 एंड द हियर इज R3। तो -1 0 2 आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा बेटा, 3 4 5 हो जाएगा, -2 4 -5 हो जाएगा। दैट इज द 3x3। ठीक, अब मान लीजिए, ध्यान से समझिए, अगर a बराबर हमारे पास है -1 2 3 4 5 6 इस तरह से 2x3, a पावर ऑफ t क्या होगा? देखिए रो को कॉलम्स में बदलेंगे, मतलब रो को कॉलम्स हमको चेंज करना है। ट्रांसपोज मतलब -1 2 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x2। इट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि यदि कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर भी बदल जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ट्रांसपोज का ऑर्डर भी बदलेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्रांसपोज के मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदल जाएगा। यदि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर n×m हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके रखिए। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू m×n, ठीक ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A पावर ऑफ t इज इक्वल टू n×, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया आपको? बेटा ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आए। अब आगे हमने लिखा है ट्रांसपोज के बाद लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो है क्या है, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स में क्या है, तो समझते हैं। कौन सा नंबर था ये, 11 12 नंबर।
देखिए 12 नंबर में सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है बेटा और है ए आई जे एन क्रॉस एन है, तो अगर हम सिंगुलर कहेंगे कोई मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अभी डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे। लेकिन अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर हम फाइंड करें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और वह सिंगुलर मिल जाए, मतलब जीरो मिल जाए, तो हम कहेंगे वो सिंगुलर है। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, जब हम आगे इस पर बात करेंगे तो समझेंगे। 13 नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिंपली ए आई जे है, स्क्वायर होना कंपलसरी है, स्क्वायर होगा, तो डिटर्मिनेंट ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। और यही कंडीशन जो है ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए भी है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए भी हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स जब हम निकालना स्टार्ट करेंगे देन वी कैन से दैट इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा उस केसेस में। ठीक है, तो अब सिंगुलर की कहानी समझ में आएगी, नॉन सिंगुलर की समान कहानी समझ में आ गई कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। यदि कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो आना चाहिए, तो सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इन्वर्टिबल है, इज आल्सो यू कैन से दैट इज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इतनी कहानी आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, अनदर जो मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या हमने लिखा है यहाँ पे, नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब क्या लिखा है इसको समझते हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नील पोटेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं, थोड़ा इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। अब हम इसको समझते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। 15 नंबर पे इसको ले लेते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे और एन क्रॉस एन है, तो ट्रेस की बात करते हैं अगर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किससे लिखते हैं हम, A11, A22, A33 बस इसी तरह चले जाएंगे तो ये n है। अगर किसी भी मैट्रिक्स से एलिमेंट का सम कर दें तो ये आपका हो जाएगा आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे 2 0 4 0 -6 3 10 11, ठीक है 9, इस तरह से लिख लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर हम ट्रेस की बात करें, ट्रेस ए, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब 2 -6 प्लस 9 2 11 माइनस 1 हो गया तो कितना आएगा भाई, 9 2 11 -6 हो गया 5 आ जाएगा, 5 आ गया। तो ये देखिए एक लॉजिक है, हम इस तरह के पॉइंट आउट को समझ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का जो ये फर्स्ट पार्ट आई थिंक हमने एक कंप्लीट कर लिया। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे, जो रिमेनिंग 5 रह गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में जो ये 6 मैट्रिक्स है ना, ये थोड़ा समय मांगते हैं, इनको टाइम टेकन हमको देना पड़ेगा। ये जो 6 मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ऑर्थोगोनल, नील पोटेंट्स, इनवॉल्यूंटरी एंड आइटम पोटेंट मैट्रिक्स, ये टोटल 6 जो हैं ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं।
इनमें थोड़ा डिटेल्स में हमको फोकस करने की ज़रूरत होगी, तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे टाइप ऑफ 2 में। ओके, चलिए, थैंक यू।